नमस्कार मित्रों। इंडियन पॉलिटी के प्रथम भाग में हम लोगों ने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन व्यापारिक संस्था के रूप में और इस संस्था का प्रशासनिक रूप में रूपांतरण, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी विशेषताएं, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी विशेषताएं, द्वैध शासन का शुभारंभ, ये सारी चीज़ें हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। आज के इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम और इस दौरान जो सबसे लास्ट जो चार्टर अधिनियम बना है वो 1853 ईस्वी का ही बना है। इससे क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या परिवर्तन किए गए थे, और 1858 ईस्वी का क्राउन पीरियड जो 1858 ईस्वी से प्रारंभ होता है वो क्राउन पीरियड के द्वारा भारत शासन अधिनियम क्या बने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के साथ। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह एक निर्णायक अधिनियम था। इसकी विशेषता, इसमें पहले बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और इसके अधीन सारी नागरिक और सैन्य शक्ति को निहित कर दी गई। एक प्रश्न जो सभी प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पहले भारत के गवर्नर जनरल। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो पहले भारत के गवर्नर थे। गवर्नर ऑफ मद्रास और बम्बई की विधायिका शक्ति को से वंचित कर उन्हें केंद्रित भारत के गवर्नर जनरल में के अधीन कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा जाता था, अब ये एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः रूपांतरण व्यापारिक से प्रशासनिक निकाय में हो गया इसी अधिनियम के तहत। इस अधिनियम का एक और खास बात है जो प्रायः पूछा जाता है, वो ये है कि इस अधिनियम के तहत ही सिविल सर्विस का जो एक प्रावधान है ओपन कंपटीशन का, वो सबसे पहले इसी अधिनियम 1837 ईस्वी में लाया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की आपत्ति के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये 1837 के विशेष जो प्रावधान थे वो हमने देखा। अब हम लोग आते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आपको मैं बता दूं 1793 से 1853 के दौर में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह एक अंतिम अधिनियम था। इसकी विशेषता पर हम लोग आते हैं। इसमें गवर्नर जनरल के परिषद के कार्यों के आधार पर इनको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहला विधायिका और दूसरा प्रशासनिक। विधायी कार्य के लिए 6 सदस्य और जोड़े गए और एक परिषद का गठन किया गया है जिसे हम लोग विधान परिषद कहते हैं। परिषद की इसी शाखा से छोटी संसद का कार्य जो है वो प्रतिपादित किया जाता था, क्योंकि इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को सरकार के विशेष कार्यों के लिए जाना जाता था। एक बार पुनः सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया इसी अधिनियम के तहत। इसमें भारतीयों के लिए भी जो रोजगार के सुनहरे अवसर खोले गए और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई इस सिविल सर्विसेज की समीक्षा के लिए। और एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसी 1853 के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में जो 6 सदस्य थे उसमें 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। पूर्ववर्ती अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। जो स्पष्ट था, संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ये जो विशेषताएं हैं ये 1853 के चार्टर अधिनियम की थी, जो चार्टर की श्रृंखला में सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। अब 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम दिया गया, जिसका पीरियड जो क्राउन पीरियड कहलाता है ये 1858 से 1947 तक के पीरियड को कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। पहला चीज, भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था भारत में ब्रिटिश
ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। भारत में लॉर्ड कैनिंग ऐसे प्रथम वायसराय थे जो 1858 के इस भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय नियुक्त हुए थे। भारत में नियंत्रक बोर्ड और निर्देशक कोर्ट, आपको ध्यान होगा पढ़ाई के दरमियान में हम लोगों ने बताया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये दो बोर्ड का निर्माण किया गया था, नियंत्रक बोर्ड और निर्देशक बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ द्वैध शासन प्रणाली का भी समापन इस शासन अधिनियम के तहत समाप्त हो जाता है। इसमें एक पद सृजित किया जाता है जिसको कहते हैं भारत का सचिव। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और संसद के प्रति उत्तरदायी, ऐसा ये पद सृजित किया गया था भारत के सचिव, जिसमें प्रशासन की संपूर्ण शक्तियां निहित थी। भारत के सचिव के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। अब हम इसका मुख्य उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों इसे लाया गया था। तो पहला रीजन था कि इसमें प्रशासनिक मिशनरी में सुधार की आवश्यकता थी, उसी को देखते हुए ये चीज लाया गया। दूसरा, इंग्लैंड में भारत सरकार का